तो इससे पहले हमने कहाँ तक सॉल्व किया था? 17वें के अथवे तक। अब आज हम करेंगे 17वें के अथवे के बाद यानी 18वां नंबर प्रश्न से। तो आज सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 18वां से। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो इसको हल करने के लिए पहले हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या, हमें जब दो संख्याएं दी रहेंगी तो उसमें से पहली को हम x मान लेंगे तथा दूसरी को संबंध के अनुसार ही इसमें निकालेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो माना पहली संख्या क्या है? x है। तो दूसरी देख लेते हैं कि किस प्रकार निकलेगी। तो दिया कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 है। अगर उनका योग 27 है, अगर एक हमें पता चल जाए तो दूसरी हम उसको निकाल सकते हैं, यानी जो संख्या हमें पता हो वो घटा दें। अगर कि योग 27 दिया है तो दूसरी जो संख्या रहेगी वो आएगी 27 माइनस एक्स। और दिया है कि इनका गुणनफल 182 है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो क्या होगा 182? तो देखते हैं। तो इसका गुणक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27x, x का x के साथ x स्क्वायर और बराबर 182। हम क्या करते हैं, इन सब का पक्षांतर उस पक्ष में करेंगे, यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 27x हो जाएगा अब प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसमें जोड़ने घटाने से माइनस 27 है। तो आइए 182 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 182 का गुणनखंड क्या होगा? तो 182 का गुणनखंड हम अगर निकालें तो क्या होता है? 2, तो कितना आ जाएगा? 2 का भाग करेंगे तो 9 95 और 13 सत्ते 95, यानी कि 13 आएगा और 7 आएगा। तो गुणनखंड निकालना है, 27 जोड़ने से बने तो 7 दूनी 14 13, यानी कि बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x। अगर दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे x, तो ये आ जाएगा x माइनस 13। इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस 14, तो ये आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 13 और एक हो गया x माइनस 14। एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। कुल मिला के x बराबर 13 और 14। तो इनमें से दो में से कोई एक आंसर ले सकते हैं, यानी x बराबर हम 14 लेंगे तो 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार 13 14 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर कहलाएगा। अगला करते हैं 18वां का अथवा करते हैं। अब तो हम देखते हैं 18वें का अथवा सवाल। तो 18वें का अथवा प्रश्न नंबर 18वें का अथवा। तो 18वें का अथवा अगर देखेंगे तो क्या होगा? 18वें का अथवा पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे उसकी, जो ध्यान दीजिएगा लिखा उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का, यानी आधार हम मानेंगे। माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई दिया है उस आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो ऊंचाई को हम 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, ऊंचाई को x माइनस 7 सेंटीमीटर कर देंगे। तो यदि कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो भुजाएं निकालिए। तो क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। और क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो वो यदि हम लगाएं तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के स्थान में ऊंचाई लिख सकते हैं, लंब यानी ऊंचाई। तो ये कर्ण का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा लंब यानी कि ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर।
आइए इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, -7 दूनी 14 एक्स, अब प्लस हो जाएगा 7 7 49 और ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। अगर इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा a माइनस बी का, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ हल किया गया है। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर x का, और माइनस 2ab मतलब 2 गुणे 7 गुणे एक्स, यही तो 7 दूनी 14 एक्स हो गया, और बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर तो 7 7 49। आइए आगे हल करते हैं। तो ये 169 रहेगा, ये x में x जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 14 माइनस 14 एक्स रहेगा और ये प्लस 49 रहेगा। इस 169 का पक्षांतर हम उस पक्ष में कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। ये 49 माइनस कर देंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 बचेगा। 9 में 9 घटाएंगे तो 0, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, तो 120। आइए आगे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा बराबर 0, 2 का भाग कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 7x आ जाएगा और ये आ जाएगा 60, यानी 60 का हमें ऐसा गुणनखंड निकालना जिसमें जोड़ने घटाने 7 बने। तो 60 क्या हो सकता है, 2 का भाग करेंगे तो 30 आएगा, 2 का भाग करेंगे तो 15 और 3 बचे 15, 7 लाना है। तो 2 दूनी 4 3 12, अब 12 5, अब 12 में यदि 5 घटाएं तो 7 आता है, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस कर देते हैं 12x प्लस 5x, तो घटाएंगे तो -7 बचेगा और ये -60 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये इसमें से कॉमन लेंगे 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 5 60 यानी 12 बराबर 0। तो कुल मिला के हो गया x माइनस 12 बराबर 0। सॉरी, पहले गुणनखंड कर देते हैं, ये x माइनस 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 12 और एक हो जाएगा x बराबर -5, क्योंकि माइनस का मान क्या होता है, ऋणात्मक मान उपेक्षणीय होता है, इसलिए छोड़ देंगे। अतः जो हमारी क्या कहलाएगी आधार, x तो हमने आधार को माना था, तो आधार हमारा कहलाएगा 12 सेंटीमीटर, और 12 में यदि 7 घटा दें तो ऊंचाई क्या कहलाएगी, वही x माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये क्या कौन सा हो गया, क्रमिक अथवा। अब करते हैं 19वां नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 में। तो प्रश्न नंबर 19 में लिखा फूलों की एक कार्य है जिसमें पहली पंक्ति में 23 है और दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19 है। इस प्रकार उसकी अंतिम पंक्ति में जो है वो 5 हैं पौधे हैं। इस क्यारियों में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इसमें निकालना कितनी पंक्तियां हैं। तो ये क्योंकि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि ये 23 था, फिर 21 हुआ, इस तरह घटता गया है, 5 तक गया है। तो यहाँ a बराबर जो है पहला a कहलाता है पहला पद, तो 23 है, और d हम निकालेंगे सर्वांतर इसका, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 23, यानी कुल मिला के -2 है, हर बार 2 घटता जा रहा है। और आगे देख लेते हैं, लास्ट पद जो है an दिया है 5। अब हम निकाल लेते हैं कितने पद हैं, जितने पद होंगे उतने इसमें पंक्तियां बनेंगी। तो देख लेते हैं कितनी पंक्तियां बनेंगी, ये पंक्ति ये इस तरह निकाल लेते हैं। तो an बराबर फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी मान रख देते हैं, an के स्थान में 5, a का मान हम रख देते हैं 23 दिया है, n माइनस 1 हमें नहीं पता, और d का मान -2 है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 5 बराबर 23, -2 शुरुआत में लिख देता हूँ, -2 इंटू n माइनस 1। अब इसका पक्षांतर हम इस पक्ष में कर लें, 5 का इधर कर दें, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5, और 23 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 18/2, ये बटे में चला जाएगा, काटेंगे तो 9 आएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। अतः कुल 10 पंक्तियाँ थी।
कितनी पंक्तियाँ थी? कुल 10 पंक्तियाँ। ये हो गया 19वां। अब करते हैं 19वां का अथवा। 19वां का अथवा भी देख लेते हैं क्या है। 19वां का अथवा है 10, 7, 4 और इस तरह ये गया है -62। कहाँ तक? -62 तक का अंतिम पद है। तो इसको अंतिम पद से 11वां पद निकालना, अंतिम से 11वां निकालना, अंतिम साइड से। आइए अंतिम से 11वां पद किस प्रकार निकालेंगे इस पर ध्यान देते हैं। तो पहले हम समांतर श्रेणी बनाते हैं। क्या होगा? ये 10 है, 7 हुआ, 4 हुआ, कुल मिला के इसमें हर बार क्या हो रहा है? इसमें सर्वांतर डी पहले निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर डी इसका कहलाएगा 7 - 10, यानी कुल मिला के -3 है। अब हम क्या करेंगे? श्रेणी को बदल देंगे, क्योंकि हमें अंतिम से निकालना। तो इसको हम श्रेणी को अगर उल्टा लिखें तो -62 आएगा। और कुल मिला के हर बार क्योंकि -3 हो रहा, मतलब कुल मिला के इसमें अगर 3 प्लस करें तो कितना आएगा? जो भी आएगा, मतलब इसका हम प्रथम पद मान लेंगे -162 मान लेंगे। 162 नहीं, 62 बस, -62। और डी जो है वो अब इस बार क्योंकि हम श्रेणी बदल देंगे, इधर से तो घटती हुई है, तो इधर से अगर लिखेंगे तो बढ़ती हुई कहलाएगी। तो डी बराबर हो जाएगा 3। और हम अब निकाल लेते हैं 11वां पद, यानी n बराबर हम रखेंगे 11। तो ए एन बराबर फार्मूला था हो a + n-1 इंटू डी। आइए ये वैल्यू सभी इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए एन बराबर, तो a मैंने माना था 162 प्लस n-1 यानी 11 - 1, 11वां पद निकालना है, अंतिम से 11वां पद निकालना था। और डी दिया है 3, तो डी कहलाएगा यहाँ 3। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये 11वां पद कहलाएगा -62 और ये हो जाएगा 10 × 3 यानी 30। तो ये घटा देंगे तो 32 आएगा, यानी कि -32 आता है अंतिम से 11वां पद -32 होगा। तो ये हो गया। अब करते हैं अगला सवाल। तो अभी हमने किया है 19वां का अथवा। अब करते हैं 20वां सवाल। कौन सा नंबर? प्रश्न नंबर 20। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? इसमें क्या कोई पद 301 है या नहीं, ये बताना है। तो आइए जांच कर लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि पहला पद इसका क्या है? 5 है। डी निकाल लेते हैं, सर्वांतर डी। 11 - 5 यानी कितना आएगा? 6, 5, 11, 6 आएगा। और ए एन बराबर दिया है 301। अब देख लेते हैं ए एन का फार्मूला लगा के। ए एन बराबर होगा a + n-1 इंटू डी, यानी कि 301 बराबर a का मान 5 और n का मान हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। और d कहलाएगा 6। तो ये 5 का पक्षांतर हो जाएगा, तो n-1 ये हो जाएगा 301 - 6। और 301 में 6 घटा देंगे तो इधर का 1 उधर का 5, यानी कि 295 आएगा। तो n-1 बराबर अगर करेंगे तो 295, बटे 6। अब देख सकते हैं कि इसका जो मान है वो पूर्णांक में प्राप्त हमें नहीं होगा, चूँकि देख रहे 6 से कटेगा नहीं पूरा, चूँकि n का मान पूर्णांक में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः 301
श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि अगर कोई पद होता तो पूर्णांक हमें जो n का मान है वो प्राप्त हो जाता, जिससे पता चल जाता कि श्रेणी का कौन सा पद है, यानी श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। अब अगला करते हैं। अगला सवाल दिया है AP अथवा है 20वें का अथवा, तो 20वें का अथवा है AP दिया है 3, 15, 27 और 39। देख लेते हैं। और इस लिखा है कि का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54वें यानी कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो A बराबर यहाँ बन जाएगा, A बराबर हमारा बनेगा 3 और D निकालेंगे तो 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 और बताना है कौन सा पद। तो AN बराबर है A प्लस 54 प्लस 132। इसमें मान रख देते हैं। तो A कहलाएगा 3 प्लस n माइनस 1, D का मान कहलाएगा 12 और A 54 का मतलब हुआ कि A यानी कि 3 प्लस 54 में एक कम कहलाएगा 53 गुणे 12 प्लस 132। अब 53 12 का गुणा करना पड़ेगा हमें। तो देख सकते हैं 3 दोनों तरफ में जुड़ा है, तो ये 3 से 3 घट जाएगा और कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 n माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, पेन ख़त्म हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं फिर से। तो ये हो गया 12 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों से यदि 12 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 53। 12 से कॉमन, इससे 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 132 में अगर 12 का भाग दें तो 12 कम 12, एक बचेगा 12 हो जाएगा, तो 12 कम 12 53 प्लस 11 हो जाएगा। अब ये 12 बटे में चला जाएगा तो n माइनस 1 बराबर 12। आइए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4, ये 64 बटे 12, तो 12 से 12 कट जाएगा तो n बराबर करेंगे तो 64 प्लस 1 यानी 65वां पद आता है। हम कर सकते हैं, आता है 65वां पद। AP का 65वां पद क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है या अधिक होगा। आइए आगे करते हैं। तो अब अगला सवाल क्या है, 21वां नंबर, प्रश्न नंबर 21 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में लिखा किसी त्रिभुज की भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E पर इस प्रकार D और E पर स्थित हैं। यदि मान दिए हैं तो स्थित हैं तो DE समांतर BC बताना है कि है या नहीं। आइए दिखाते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। एक त्रिभुज दिया है, क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AB AC क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। AB में बिंदु D है और इसमें बिंदु क्या है, E, यानी D है यहाँ E है। इन दोनों को मिला देते हैं इस प्रकार स्थित है। यदि AD बराबर, यहाँ AD जो है ये इसका मान दिया है 1.5 और BD दिया है, BD जो दिया है 3 और ये दिया है AE 1 दिया, यहाँ 2 दिया है। तो बताना है कि क्या ये समांतर है या नहीं, मतलब इसमें बताना है DE समांतर BC। तो दिया जो है वो लिख लेंगे। दिया है इसमें AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर, AE बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर और EC बराबर दिया है हमारा 2 सेंटीमीटर। अब ये गिवन डाटा हमने लिख लिया है और हमें दर्शाना क्या है, यानी हमें दर्शाना है, तो हमें क्या दर्शाना है,
हमें दर्शाना है कि डी ई समांतर बी सी, यही डी ई समांतर बी सी। तो आइए दिखाते हैं डी समांतर बी सी होगा या नहीं, तो देख लेते हैं। तो इसमें देखें अगर, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, मान रख देते हैं इन दोनों के। तो ए डी कहलाएगा 1.5/3 बराबर 1/2। इसको अगर हम काट दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ 1.5 को लिख सकते हैं 15/30, 1/2। ये काटेंगे तो 15×2 ये भी, यानी 1/2 बराबर 1/2, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो अगर ध्यान दें तो इसमें एक प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम। जो प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा भिन्न भिन्न पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो वो क्या, अगर वो एक ही अनुपात में दोनों भुजाओं को विभक्त करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसीलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। हमारा डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, ये आंसर कहलाएगा। इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अभी 21वां कर रहे थे, अब 21वें का अथवा करेंगे। क्या करेंगे, 21वें का अथवा नंबर सवाल। तो आइए 21वें का अथवा करते हैं। तो 21वें का अथवा नंबर, तो 21वें का अथवा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए क्या दिया है, समलम चतुर्भुज सिद्ध करना। तो हम एक समलम चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे ये हमने समांतर खींच दिया, तो इसको हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं। और दिया है कि इन दोनों के जो विकर्ण हैं, विकर्ण कहलाते हैं उनके सम्मुख से इसको मिलाने वाला रेखाखंड। देखिए ये सम्मुख से इसको इससे मिला दिया। ये विकर्ण ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें दिया क्या है बता देते हैं। दिया है, देख लीजिए, ये है एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ। क्या दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। तो आइए दर्शा देते हैं ये। तो हमें दर्शाना क्या है, तो हमें दर्शाना है कि ए बी और सी डी, ए बी सी डी समलम चतुर्भुज है, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। तो करते हैं शुरू। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, ले लेते हैं इसमें एक पहला हम त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें दो तरीके से सिद्ध करते हैं, या तो हम कोई रेखा खींच लें और फिर हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगा के उन दोनों को एक रेखा के समांतर कर दें जिससे ये आपस में समांतर हो जाए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दें, और समरूप सिद्ध करने के बाद हम एंगल दिखाएं और कोण के द्वारा सिद्ध करेंगे कि अगर एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर, जैसे ही एक भुजा समांतर कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि समलम चतुर्भुज है। तो आइए समलम चतुर्भुज इसको सिद्ध करते हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी वह त्रिभुज ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ए ओ बी लेंगे तो हम इधर से लेंगे सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में। अब होगा ये कि हम जानते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के। अब ऐसा इसलिए होगा कि दोनों ये रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये जो एंगल है ये बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण। किससे हो रहे हैं ये बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और देखा जाए तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक दिया था, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ के दिया है। तो क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ लिख सकते हैं, अनुपातिक दिखा सकते हैं। ए ओ बटे सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, और ये दिया है संगत भुजा अनुपातिक, ये दिया है।
तो अब देखिए क्या होगा, आगे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज AOB जो है वो हमारा समरूप है त्रिभुज COD के। यहाँ समरूप हो गया। असमरूप किसके अंतर्गत हुआ है, एक कोण दो भुजाएं दी, दो भुजाएं अनुपातिक, यानी कि कहलाएगा, इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता से ये हो गया कि समरूप है। और जब समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से हो जाएगा कोण ABO बराबर हमारा कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ ABO, तो इधर लिखेंगे CDO, कोण कहलाएगा CDO, ये बराबर हो जाएंगे समरूपता से, क्योंकि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, या संगत भुजाएं अनुपातिक होंगे। तो ये संगत कोण है, ये समरूपता से और संगत कोण है, ये क्योंकि त्रिभुज समरूप है और संगत कोण है इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हैं और ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये पूरी रेखा है, विकर्ण है BD, इसलिए ये एकांतर कोण कहलाएंगे। यहाँ से सिद्ध होता है कि AB जो है वो समांतर है DC के, AB क्या हो गया, DC के समांतर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब चलते हैं आगे। दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से अगले रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है, तो आइए उसको भी सोल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रश्न नंबर है 22। अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे सोल्व करने के लिए, प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23। तो यानी ये करेंगे, इसका अथवा करेंगे, और ये करेंगे और इसका अथवा करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और जो दूसरा दिया है उसका अनुप्रयोग दिया है, और ये विलोपन विधि हल करेंगे, इसमें भी एक अनुप्रयोग दिया है। तो आइए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि वाला। प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन हमें दिया है, प्रश्न नंबर 22 है। तो प्रश्न नंबर 22 क्या दिया, प्रश्न नंबर 22 दिया है 7x - 15y बराबर 2 दिया है, और x + 2y बराबर 3 दिया है। तो ये समीकरण 1 ले लेंगे, समीकरण 2 लेंगे। तो अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो किसी एक समीकरण से, पहले से या दूसरे से हम हल करके क्या बनाते थे, किसी एक चर के रूप में मान बनाते थे और दूसरे समीकरण में रख देते थे। तो जैसे यहाँ सरल इसे लेने के लिए समीकरण 2 में ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें x का गुणांक कुछ नहीं है, तो x के रूप में मान बनाना ज़्यादा सरल होगा। तो हम इसी प्रकार ही ढूंढते हैं कि जिसमें गुणांक ना हो, ताकि उसका मान बनाना ज़्यादा सरल हो प्रतिस्थापन में। तो आइए इसका पक्षांतर करते हैं, यानी समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो लेंगे तो x + 2y बराबर 3, 2y का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 - 2y। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसका मान हम रख देंगे समीकरण, यानी कि क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, अब क्योंकि हमने 2 से हल किया था इसलिए समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते। समीकरण 1 था 7x - 15y बराबर 2, तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे हो जाएगा 3 - 2y - 15y बराबर 2। तो ये 7 का गुणा हो जाएगा, 7 × 21 - 7 दूनी 14 - 15 बराबर 2। अब होगा ये कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 21 ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 5 4 9, यानी 29 ये 2। तो इस 29 का पक्षांतर उधर कर दो, इस 2 का इधर कर लो, यानी ये कहलाएगा 29 बराबर 21 - 2। तो ये 22 बराबर निकालेंगे तो 21 में अगर 2 घटा देंगे तो 19 आएगा, तो 19/29। अब अगला करते हैं, y का मान रख देते हैं समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखा। अगर प्रतिस्थापन से हल करते तो हमें एक चर का मान प्राप्त होने के बाद हम समीकरण 3 में ही रखेंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि उसमें पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। जैसे ये x बराबर लिखा है 3 माइनस, सिर्फ मान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3
और 19 दूना 38 बटे 39, 39 नहीं 29 है। ये 29 यहाँ क्या होगा, तो x बराबर करेंगे तो 29 यहाँ 87 होता है, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 38 बटे 29। आगे हल कर लेते हैं, तो 17 में 8 घटाएंगे तो 9, और ये 8 में नहीं 8 से कम हो जाएगा 7, 7 में 3 घटाएंगे तो 4, 49 बटे ये आंसर कहलाएगा। यानी यहाँ x बराबर कहलाएगा 49 बटे ये, और एक हो जाएगा 19 बटे ये आंसर हो गया। y बराबर आता है। अब करते हैं अगला सवाल सॉल्व हम लोग। तो अगला सवाल क्या है हमारा है, एक भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं पहले सवाल। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा दिया जाता है। हम पहले मान लेंगे, क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार हल कर रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें x और y मानेंगे। तो माना भिन्न का प्रश्न पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ का है, क्योंकि अगर गुणे वगैरह की बात नहीं होती, जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 घटाया जाए और फिर लिखा 1 जोड़ा जाए, और कोई भी शर्त नहीं दी है। इससे ये पता चलता है कि ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण है और 2 चर वालों का है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x है तथा जो हर है हर y है, हर y मान लेते हैं। तो भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटाएंगे नहीं, x - 1 कर देंगे, बटे y ही रखेंगे और भिन्न हो जाएगी 1/3। तो आगे हल कर लेते हैं। 3 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, एक इधर y इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 बराबर y। 3 का गुणा होगा 3x - 3 बराबर y। y का पक्षांतर इधर कर लें तो 3x - y बराबर समीकरण नंबर 1। पुनः करते हैं दूसरे प्रतिबंध अनुसार, ये प्रश्नानुसार कहलाएगा। कर किस कह रहे हैं, कौन सा रहे हैं, 22 का अथवा। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। दोबारा करेंगे तो दोबारा प्रतिबंध ये कहता है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। आइए जोड़ देते हैं, अंश x कहलाएगा और हर में 8 जोड़ देंगे, यानी y + 8 कर देंगे, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाती है। तो इसका पक्षांतर इधर करते हैं, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा y + 8। y का पक्षांतर इधर कर लें तो 4x - y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो समीकरण, मान लीजिए हम ले लेते हैं समीकरण, अगर यहाँ से उठा लें समीकरण 1 से, तो 1 अगर लेंगे तो समीकरण 1 से हमारे क्या हो दिया है, 3x - y बराबर 3 दिया है। अगर y बराबर लिखें तो हम देख सकते हैं 3x - 3 था, ये समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। अब इसका मान हम 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - y के स्थान में रख देंगे 3x - 3 बराबर 8। अब होगा ये कि 3 का ये माइनस का गुणा होगा अंदर, तो ये -3x हो जाएगा, माइनस प्लस 3 बराबर 8। अब क्या होगा, इस 3 का पक्षांतर इधर कर देंगे, ये घटेगा तो x आएगा, और ये 8 - 3, यानी कि x का मान प्राप्त हो गया हमें 5। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो x का मान समीकरण 3 रखने पर रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 था क्या, समीकरण 3 था y बराबर 3, x के स्थान में हम रख देंगे 5 - 3, तो y बराबर हमारा कहलाएगा 3 × 5 = 15 - 3, यानी y बराबर कहलाएगा 12। तो भिन्न क्या बनेगी,
तो हमारी भिन्न बनेगी, x कितना आया है 5 और ये है 12, 5/12, ये आंसर कहलाएगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 23 हल। तो प्रश्न नंबर 23 हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो ये दिया हुआ है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x या y किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ता है। गुणांक बराबर करने के बाद अगर वो दोनों आपस में घट जाएं, यानी कट जाएं किसी तरह घटाने से या जोड़ने से, तो वो हट जाएगा और एक चर रह जाएगा जिसका मान हमें मिल जाता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम x का गुणांक बराबर करें या y का, दो में से कोई कर सकते हैं। तो हम कर दे, गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा, क्योंकि 3 का गुणा कर देंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। 3 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर इसलिए क्योंकि इसकी चिन्ह पहले से माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। तो 3 का ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 3x + 3y = 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 2x - 3y = 4। ये दोनों कट जाएंगे, जुड़ देंगे तो ये जुड़ेंगे तो 5x बराबर ये हो जाएगा 19, यानी ये x बराबर हो गया 19/5। अब ये मान हम किसी एक में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में। तो इसे इसमें रखना समीकरण 1 में ज़्यादा सरल है, तो हम उसी में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं, ये कहलाएगा x के स्थान में 19/5 + y = 5। इसका पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5। हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25 - 19/5, घटाएंगे तो 6/5 आएगा, y बराबर आता है। हमें मान प्राप्त हो गया x बराबर 19/5 और y बराबर हो गया 6/5 आंसर। अब एक सवाल रह गया है सिर्फ, तो इसी का अनुप्रयोग हम हल कर लेते हैं। दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। ये है प्रश्न नंबर 23, जो कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, 23 का अथवा है ये। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x है, तो छोटा कोण क्या कहलाएगा, छोटा कोण 18 डिग्री कम हो जाएगा, इससे हमें छोटा कोण मानना चाहिए। अगर छोटा कोण x मानते तो बड़ा कोण हमारा आ जाता x + 18, और यदि हम बड़ा कोण मान लिए तो छोटा कोण हमारा आ जाएगा x - 18। अब ये हो गया, उसे यहाँ दूसरा चर मानना चाहिए। सॉरी, यहाँ y हम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ करेंगे तो हम क्योंकि ले रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम बड़ा कोण अगर x मानेंगे तो छोटा कोण हमारा y कहलाएगा। अब इसको हम प्रश्नानुसार ही हल करेंगे, तो ये कहलाएगा x बड़ा कोण कहलाएगा x बराबर हो जाएगा y यानी छोटा कोण में यदि 18 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इस y का पक्षांतर इधर कर देंगे तो x - y बराबर हो गया 18। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब करते हैं पुनः, तो हम पुनः करते हैं तो हम लिख देंगे, अब एक और नियम, क्योंकि दो समीकरण चाहिए हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को, इसीलिए हम मानेंगे कि माना नहीं, मतलब इसमें दिया संपूरक कोण में बड़ा कोण, संपूरक कोण लगाएंगे। चूंकि संपूरक कोणों का योग जो है वो होता है 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर दोनों को जोड़ दें x + y कर दें तो हो जाएगा 180 डिग्री।
अब आइए, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हमें विलोपन ही करना था, तो विलोपन क्योंकि एक देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 18 दिया है, x प्लस वाई बराबर 180 दिया है, तो हमें करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 18 लिख लेंगे और x प्लस वाई बराबर 180 लिख लेंगे। और इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 2x, ये जोड़ेंगे तो 8 और ये 9 और ये 198। x बराबर करेंगे तो 198/2, भाग करेंगे तो 2 नंबर 18, एक बचेगा 18, 2 नंबर 18, यानी x बराबर 99 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। मान लीजिए समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं इसमें, तो रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 दिया है, यहाँ x के वाई बराबर करेंगे तो 180 माइनस x रख देते हैं, तो 180 माइनस 99, और 180 में अगर 99 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में 9 घटेगा तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा 17, 17 में 9 घटेगा 9 8 17 81 आएगा। अतः क्या हो गया, हमारा बड़ा कोण हो गया 99 और छोटा कोण हो गया 81। छोटा कोण हमें प्राप्त हो गया 81 और ये आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने कक्षा 10 के गणित के सभी प्रश्न आज पूरे हल कर लिए हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।